हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है, आज जो हिंदी मीडियम की बुकलेट आती है वो पीटी 365 की आ चुकी है। तो इस 365 में जो राज व्यवस्था को लेकर बुकलेट आई है, इसमें कवर किया गया है अप्रैल 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 का करंट है। तो जैसा कि आप जानते हो कि हर एक साल पीटी 365 की बुकलेट आती है। तो इस बुकलेट में 80 पेजों में पूरा लगभग करंट कवर किया गया है, पूरे अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का। तो पहला जो टॉपिक है, 8 टॉपिक है इसमें, बड़े-बड़े टॉपिक, और 8 टॉपिक के कई छोटे-छोटे टॉपिक हैं, सब टॉपिक्स। तो पहला जो टॉपिक है वो चुनाव से संबंधित है। तो जितने भी अप्रैल से लेके अक्टूबर तक जितने चुनाव से संबंधित मुद्दे थे, सब इस आर्टिकल में ये पहला जो आर्टिकल है उसमें सम्मिलित हैं। तो हम चुनाव से ही स्टार्ट करेंगे। तो पहला आर्टिकल है एक साथ चुनाव को लेकर, साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेकर। तो थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। तो जब देश आज़ाद हुआ था 1952 में, चुनाव हुए थे, मतलब देश आज़ाद 47 में हुआ था। उसके बाद चुनाव जो पहले हुए थे 1952 में हुए थे, सरकार बनी थी। तो उसके बाद अगले चुनाव, 2-3 चुनाव कैसे हुए, एक साथ होते रहे थे। चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो। फिर आगे क्या हुआ, ये क्रम टूट गया है। क्रम टूट गया कैसे? कहीं कहीं राष्ट्रपति शासन लग गया, या कहीं सरकार पहले गिर गई। तो ये सरकार गिरने के कारण क्या हुआ, या राष्ट्रपति शासन से ये अलग अलग चुनाव होने लगे। अब वर्तमान में ये एक ऐसी समस्या है कि प्रत्येक वर्ष में, हर एक महीने में कहीं ना कहीं चुनाव चल ही रहे होते हैं साल में, कहीं किसी राज्य में, कहीं किसी राज्य में, उत्तर दक्षिण में। तो हमेशा चुनावी माहौल देश में रहता है। तो इसे खत्म करने के लिए और एक साथ चुनाव हो तो इससे आसानी भी होगी, क्योंकि सरकार क्या करेगी, हमेशा चुनाव का प्रचार नहीं करना पड़ेगा। तो कई सारे मुद्दे दब भी जाते हैं, योजनाएं नहीं बन पाती हैं। तो इसके लिए सरकार ने प्रयास किया है एक साथ चुनाव को दोबारा से लेकर आने का। तो सरकार ने पूरे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक संशोधन विधेयक आया है। ये अभी क्या आया है, विधेयक। तो संविधान संशोधन जो विधेयक आया है वो 129वां है। तो कौन सा विधेयक है, 129वां विधेयक है, अगर विधेयक पूछा जाएगा। संविधान संशोधन अधिनियम नहीं है ये, अभी क्या विधेयक है केवल, 129वां। इसमें कहा गया है कि ये हम ऐसा करेंगे। अब इसकी समीक्षा भी तो होगी। तो संयुक्त जो संसदीय समिति होती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जेपीसी गठित होती है। तो जेपीसी इसकी क्या कर रही है, समीक्षा करेगी। तो ये है। अब 129वां अधिनियम 2024 है, उसके कुछ मुख्य प्रावधान देखते हैं, क्या क्या प्रावधान है। पहला है, संविधान में नया अनुच्छेद जुड़ेगा, वो जुड़ेगा 82 का ए जुड़ेगा। अब क्यों जुड़ेगा, तो एक साथ अगर चुनाव होते हैं तो नए चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग में, निर्वाचन आयोग के द्वारा जब कराए जाएंगे, तो लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के एक साथ होंगे, तो उनके कार्यकाल में भी तो फर्क आएगा। तो विधानसभाओं के कार्यकाल, तो सभी विधानसभाओं के जो कार्यकाल होंगे, लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएंगे। तो 82 आर्टिकल से संबंधित क्या है, कि लोकसभा के कार्यकाल से संबंधित बातें कही गई हैं। तो विधानसभाओं के कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएंगे, ऐसा कहा गया है। तो 82 का ए अगर पूछा जाएगा, पहली चीज हमें दो चीजें याद हुई अभी। 129 विधेयक है। 129 विधेयक के द्वारा दो आर्टिकल चेंज हो रहे हैं। एक आर्टिकल चेंज हो रहा है 82 का ए, और एक आर्टिकल चेंज होगा 83 आर्टिकल। 82 का आर्टिकल क्या है, कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, वो लोकसभा के चुनाव जब होंगे तो सारी विधानसभाओं के चुनाव के कार्यकाल कैसे हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। मतलब अगर किसी में मान लो समय बचा भी है, पर वो समाप्त मान लिया जाएगा। तो ये है। ऐसे ही 83 आर्टिकल है। अब 83 आर्टिकल में क्या संशोधन हो रहा है, तो इसमें है कि जो अनएक्सपायर्ड पीरियड है, मध्यावधि चुनाव और आम चुनाव की परिभाषा दी गई है। तो 83 में संशोधन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जैसे होता है ना, कि चुनाव बीच में सरकार गिर गई है, दोबारा चुनाव होंगे, या आम चुनाव, इन सब के बारे में बताया गया है कि जब पूरा पीरियड एक्सपायर ना हो पाए और उससे पहले चुनाव हो। तो इसके अनुसार लोकसभा 5 वर्ष के पूर्ण काल को, जो कार्यकाल होता है, उससे पहले अगर भंग हो जाती है, तो लोकसभा विघटन की तिथि और पूर्व कार्यकाल, जो कार्यकाल होगा, की समाप्ति के बीच असमाप्त अवधि मानी जाएगी। तो क्या माना जाएगा, कि लोकसभा विघटन की जो तिथि होगी और पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति होगी, उसके बीच की अवधि कैसी मानी जाएगी, असमाप्त अवधि, मतलब उसे समाप्त नहीं माना जाएगा। समय से पहले अगर लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो सीधे क्या होंगे, मध्यावधि चुनाव होंगे, और इस चुनाव में नई लोकसभा का गठन होगा। उसका कार्यकाल केवल असमाप्त अवधि के लिए ही
होगा। तो क्या हमें समझ में आया? पहले इसमें आसानी से इन दोनों पॉइंट को समझते हैं। इसमें कहा क्या गया है कि अगर 5 साल के लिए सरकार चुनाव मतलब सरकार बनती है 5 साल के लिए, और अगर सरकार 5 साल से पहले मान लो 3 साल पे भंग हो जाती है सरकार, तो जो टाइम बचा वो कितना बचा? 2 साल के लिए किसी चुनाव का टाइम बचा। अब जो अगली सरकार चुनी जाएगी वो 5 साल के लिए चुनी जाएगी या 2 साल के लिए? तो वो कितने के लिए चुनी जाएगी? केवल 2 साल के लिए। अब शायद ये समाप्त समझ में आया होगा, असमाप्त अवधि मानी जाएगी। तो क्या है, ये केवल ये माना जाएगा कि उस अवधि के लिए उसका कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो समय से पहले अगर विघटन होता है किसका? लोकसभा का, तो मध्यावधि चुनाव होंगे, और इन चुनावों से जिस नई लोकसभा का गठन होगा उसका कार्यकाल केवल असमाप्त अवधि के लिए ही होगा। तो ये समझ में आया, मतलब केवल 2 साल के लिए होगा अगर 3 पे विघटित हो जाता है। अब चूंकि राज्य में अगर कोई चेंज होता है, मतलब केंद्र सरकार के आर्टिकल में चेंज होता है, तो राज्य में भी होता है, क्योंकि ये यहाँ कौन सा है? संसद है। और संसद में अगर कोई चेंज हो जाता है तो किसमें? विधानमंडल और विधानसभा के चुनाव में भी तो चेंजेस होंगे। तो विधानसभा विधानमंडल इनमें भी चेंज होगा। तो 82 का चेंज 82 वाले में अगर चेंज हो रहा है और 83 में, तो इधर हो रहा है 172 और 327 में चेंज हो रहा है। तो 172 में क्यों हो रहा है? क्योंकि इधर अगर लोकसभा है तो इधर विधानसभा आ गई। तो इसमें क्या कहा गया है कि विधानसभाओं के असमाप्त अवधि और पूर्ण कार्यकाल की परिभाषा दी गई है, जो कि ये सेम परिभाषा यही कहा गया है कि जितने समय के लिए सरकार विघटित होगी, बचा समय जो होगा उसी के लिए नई सरकार चुनी जाएगी। जैसे कि हमने ऊपर देखा था 2 साल के लिए। अब 327 क्यों चेंज होगा? क्योंकि जैसा कि हमें पता है 324 से क्या है? चुनाव के बारे में ही बात है। 324 से 329 तक, और इसी में आता है 326 जो वोट देने का अधिकार है। तो इस पूरे जो भाग है इसमें क्या है? चुनाव से संबंधित बातें करी गई हैं। तो 327 में जो संशोधन हुआ है, यह विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति को बताता है। क्या बताता है? कि जो विधानमंडल है, विधानसभा वाले विधानमंडल, उनके चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति बताता है। विधानसभा के पास, चूंकि संविधान के अनुसार तो राज्यसभा के पास राज्य की जो राज्य है उसके पास राज्य की जो सूची है, तो राज्य सूची के अंतर्गत वो अपने अधिकार बनाने की शक्ति है। पर 327 में ये कहा गया है कि विधानमंडल के अगर चुनाव के संबंध में कोई कानून बनाना है तो कौन बना सकता है? संसद बना सकता है। तो इनमें संशोधन होगा। तो हमने पहले क्या देखा? 129 आर्टिकल 82 में चेंज होगा। 82 में चेंज का मतलब क्या हुआ? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के कार्यकाल में चेंज हो रहा होगा। 83 में कहा गया है कि अगर जो अवधि से पहले समाप्त हो जाता है तो ठीक उस अवधि के लिए ही नई सरकार चुनी जाएगी जो बची हुई है। यही सेम चीज कही गई है 172 में। तो इधर 82 में, तो इधर 72 वाले में आ जाएगा। तो ये है। उसके बाद 327 में ये कहा गया है कि संसद को शक्ति है विधानमंडल के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की। अब एक साथ चुनाव के बारे में देखते हैं। तो एक साथ चुनाव को एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में भी जाना जाता है। तो एक साथ चुनाव को जो नाम दिया गया है क्या है? एक राष्ट्र एक चुनाव। इसका आशय है लोकसभा, विधानसभा और नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव के भी। अब नॉर्मली हम जो देखते हैं वो फोकस किस पे रहता है? लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पे। पर जो एक साथ चुनाव होंगे उनमें नगर पालिका और पंचायत, इन दोनों के चुनाव भी साथ में संपन्न कराए जाएंगे। बस थोड़ा टाइम दिया जाएगा कि 3 महीने बाद करा लेने हैं या 3 महीने के अंतर्गत। तो लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसी के साथ साथ नगर पालिका और पंचायत के भी होंगे, क्योंकि ये तो पर कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो इन्हें भी चुनाव कराने होंगे। ऐसा होने से क्या होगा? विशेष निर्वाचित क्षेत्र में मतदाता इन सभी चुनावों में एक ही दिन वोट दे सकता है। तो अगर विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ होते तो एक दिन में वोट दे के चला आएगा व्यक्ति। नगर पालिका पंचायत के होते तो एक दिन में दे के चला आएगा। अब इसमें दिया है कि एक साथ चुनाव का आशय नहीं है कि पूरे देश में इन सभी चुनाव एक ही दिन मतदान होगा। तो यही बताया कि 3 महीने की अवधि है, कि पहले जो मान लो विधानसभा और लोकसभा के एक साथ हो जाएंगे, नगर पालिका पंचायत के अलग हो जाएंगे। तो अगर ये पूछता है क्या एक साथ चुनाव का ये आशय है कि सभी चुनाव एक ही दिन में मतदान हो जाएंगे चारों में, तो ऐसा नहीं है। इनके लिए हो सकता है 2 दिन में हो, मतलब 2 दिन का मतलब है कि आज अगर हो रहा है और 1-2 महीने बाद हो रहा है, तो ये हो सकता है। अब इसमें है कि जो सरकार बनी थी तो देश आजाद हुआ था, उसके बाद 1951-52 में पहली बार चुनाव हुए थे। तो 51-52 के बाद 57 में जो दूसरा 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ, उसके बाद अगला और उसके बाद अगला। तो शुरुआत के जो 4 चुनाव हुए थे 67 तक, ये एक साथ चुनाव हुए थे।
इसके बाद क्या हुआ कि राज्यों के विघटन होने लगे, मतलब विघटन का मतलब राज्यों की कई बार सरकारें गिर जाती थी, राष्ट्रपति शासन, तो ये क्रम टूट गया। 68 में विधानसभाओं 68 69 में विधानसभा, 1970 में लोकसभा के समय से पहले भंग हो जाने के कारण क्या हुआ, ये क्रम बाधित हो गया। तो 68 69 में विधानसभा और 70 में लोकसभा पहले बाधित हो, मतलब भंग हो गई, तो इसके कारण क्या हुआ, चक्र बाधित हो गया। अब एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट, तो क्या अगर पूछा जाएगा क्या किसी रिपोर्ट ने ऐसा बोला था पहले कि एक साथ चुनाव कराए जाए, तो बिल्कुल बोला था। तो पहला है भारत का विधि आयोग, जिसकी रिपोर्ट थी 170वीं रिपोर्ट, 1999 में ही आ गई थी। तो विधि आयोग की रिपोर्ट 170वीं जो 1999 में आई थी, उसने सिफारिश की थी कि ऐसा किया जाए। दूसरा है सन 2002 का। सन 2002 का क्या है, संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए एक आयोग आया था 2002 में। तो संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए 2002 में एक आयोग आया था, उसने भी यही बात कही थी। फिर संसदीय समिति जो आई थी, स्थायी समिति, वो अभी 2015 में उसने बात कही थी, फिर 2017 में नीति आयोग ने की थी। तो हमें इनके नाम याद रखने हैं कि एक साथ चुनाव कराने की बात किस किसने कही थी। तो सबसे पहले किसने कही थी, विधि आयोग ने कहा था 170 में रिपोर्ट में, 199 1999 में। सन 2002 में संविधान के कामकाज की एक समिति ने कहा था। उसके बाद संसद की स्थायी समिति ने कहा था, और 2015 में, और उसके बाद 2017 में खुद नीति आयोग ने कहा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कब, मतलब किस किसने ये सुझाव दिया था। अब राज्य चुनाव आयोग के बारे में देखें तो दूसरा आर्टिकल किससे, 1.2 का, राज्य चुनाव आयोग का। तो हाल ही में सीएजी की रिपोर्ट आई, मतलब सीएजी ने कर्नाटक में एक रिपोर्ट पेश करी है। रिपोर्ट में कहा गया है, कर्नाटक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में, कि राज्य चुनाव आयोग को कमजोर होना स्थायी सरकार को चुनावों में देरी का एक प्रमुख कारण है। तो सीएजी की कर्नाटक के लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयोगों का कमजोर होना, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनका कमजोर होना, स्थानीय सरकार के चुनावों देरी का प्रमुख कारण है। अब इसका मतलब क्या है, स्थानीय सरकार के चुनाव का मतलब पंचायत और नगर पालिका, यही तो चुनाव कराती है केवल स्टेट गवर्नमेंट, मतलब ये जो स्टेट वाला है चुनाव आयोग, वो ये कराती है। अब इनका अगर अगर चुनाव आयोग कमजोर होते हैं, तो स्थानीय सरकार के जो चुनाव होते हैं उनमें देरी हो रही है, तो देखने को मिलता है कई बार चुनाव ही नहीं होते, लेट हो जाते हैं, तो कई कई महीने टल जाते हैं, तो ये है। तो इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि राज्य चुनाव आयोग के बारे में पूछ लेगा या निर्वाचन आयोग के बारे में, तो ये स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। कैसा है, संवैधानिक है। क्यों, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख है। तो संवैधानिक का मतलब क्या हुआ, संवैधानिक संवैधानिक है क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख है। तो ये क्या होगा, एक संवैधानिक हो गया, संवैधिक, तो संवैधानिक है, और एक होता है संविधिक वाला, तो विधिक मतलब विधि के द्वारा जो होता है, तो ये है। तो संवैधानिक प्राधिकरण है जो स्थानीय स्वशासन के निकाय, जैसे पंचायत हुए, शहरी निकाय हुए, नगर पालिका वगैरह, उनके चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है कौन सा, राज्य चुनाव आयोग। 73 और 74 में संविधान संशोधन जो अधिनियम आया था 1992 में, राज्य के चुनाव आयोग के गठन का इसमें क्या किया गया था, प्रावधान किया गया था, किसमें, 73 और 74 में संविधान संशोधन में। उसके बाद इसकी सिफारिश किसने करी थी कि राज्य के लिए भी एक चुनाव आयोग होना चाहिए, तो ये करी थी गाडगिल समिति ने। किसने, गाडगिल समिति ने। तो इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि गाडगिल समिति की सिफारिश के आधार पर ये सारी चीजें हुई थी। अब राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित आर्टिकल भी तो होते हैं। तो आर्टिकल है 243, क्योंकि हमें पता है 243 के आर्टिकल जो ए से लेके जेड डी और ये सब चलते रहते हैं, ए बी सी डी, वो सब पंचायत के बाद जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया था उसके बाद ये जोड़े गए थे। तो 243 का के है, के राज्य के निर्वाचन आयोग की बात कहता है, के का फर्स्ट। उसके बाद ऐसे ये जेड ए किसके बारे में कहेगा, नॉर्मल सा है, किसके बारे में, कि जो नगर पंचायत और इनके बारे में। तो पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु मतदान सूची तैयार करने, सभी चुनाव के संचालन करने, ये सारी शक्ति किसमें होती है, राज्य के निर्वाचन है। ये तो पूरा पैरा सेम ही होता है जो देश का चुनाव आयोग करता है, वही ये करता है, बस इसमें पंचायत और नगर पालिका आ जाती है। उसके बाद 243 के दो में क्या कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें पदावधि हैं। अब देखो के में क्या कहा गया है, केवल के की बात करेगा, के का फर्स्ट में, कि पंचायत का चुनाव करा दो। जेड ए में क्या कहा जाएगा कि नगर पालिका का चुनाव कराएगा चुनाव निर्वाचन आयोग। पर के टू में कहा गया है कि निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें। अब निर्वाचन जो आयुक्त होगा चूंकि राज्य का है, तो निर्धारित कौन करेगा सेवा शर्तें, राज्यपाल निर्धारित करेगा, तो राज्यपाल है।
तो राज्य निर्वाचन आयुक्त को केवल राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के निर्धारित प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। और उसे कैसे हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को। अब इसे थोड़ा याद करते हैं। सबसे पहले हमें याद रखना है 243 का के। तो के को कैसे याद कर लेना? के फॉर किंग होता है ना, तो किंग कौन बनाता है? चुनाव के द्वारा। ऐसे याद कर लो। तो के फॉर किंग, किंग कैसे? चुनाव के द्वारा। तो चुनाव कराने वाली संस्था कौन सी है? के में। तो 243 के याद रहेगा। उसके बाद नगर पालिका में जेड ए है। अब यहाँ पे आते हैं। अब चूंकि जो चीजें संविधान में जिनका उल्लेख होता है, संविधान में उल्लेख होता है, तो ज्यादातर संविधान का प्रमुख कौन माना जाता है? राष्ट्रपति। मतलब सुप्रीम कोर्ट तो गार्जियन है ही है जो देख रेख करेगा, व्याख्या करेगा। पर राष्ट्रपति ज्यादातर संवैधानिक प्रमुख वाले जो पद होते हैं, जो संविधान में दिए गए हैं, उनके देख रेख किसके अधिकार में होती है? राष्ट्रपति के। तो राज्य निर्वाचन आयोग चूंकि आर्टिकल में है, तो ज्यादा चांस अगर हम वहां कंफ्यूज होते तो किसके होंगे? राष्ट्रपति के पास होंगे। पर अगर उसकी पदावधि निर्धारित करनी हो, सेवा शर्तें निर्धारित करनी हो, तो कौन कर लेगा? राज्यपाल कर लेगा। क्योंकि हर एक राज्य में जाके राष्ट्रपति के पास इतनी फुर्सत तो होगी नहीं कि वो पदावधि और ये सारी चीजें निश्चित करेगा। दूसरा कहा जा रहा है कि इसे हटाया कैसे जाएगा? तो राज्य जो निर्वाचन आयुक्त होता है, उसे कैसे हटाया जाएगा? जैसे कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, तो हाई कोर्ट का न्यायाधीश कैसे हटता है? सरकार के द्वारा, संसद में के द्वारा हटेगा। तो ये हो जाएगा। लास्ट में कौन सिग्नेचर करता है? उस पर राष्ट्रपति करेगा। तो वही चीज है। अगला है चुनाव आयोग के कार्य। तो न्यायोचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय निकाय चुनाव का परिसीमन करना है। तो निर्वाचन आयोग के कार्य क्या होंगे राज्य वाले के? एक तो वही परिसीमन होता है इनका। तो परिसीमन आयोग के द्वारा परिसीमन। तो पर स्थानीय निकाय चुनाव हो तो निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना भी इसका एक कार्य है। स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए मतदाता सूची। तो दो तीन चीजें आई। एक हुआ जैसे पंचायत है, तो पंचायत में परिसीमन। अब परिसीमन क्या होता है? हर एक जनसंख्या के बाद ये तय किया गया था 82 आर्टिकल के तहत, क्या कि परिसीमन होगा। परिसीमन में उसकी सीमा में बदलाव अगर होता है, जनसंख्या के अनुसार सीटों में कोई चेंज होता है, तो वो होता है परिसीमन। तो राज्य का जो चुनाव आयोग है, वो जो प्रधानी वाला क्षेत्र होगा उसका परिसीमन भी कर सकता है। तो ये नॉर्मल इसका काम है। दूसरा मतदान सूची भी तो यही चेंज करेगा, और उसमें संशोधन भी हो सकता है, कोई जोड़े कोई हटे, तो ये सारी चीजें यही करेगा। दूसरा है निर्वाचन आयुक्त जो होगा, निर्वाचन आयोगों में एससी एसटी अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सीटों का आरक्षण करना। तो ऐसे हम स्थानीय चुनाव में देखते हैं अपने यहाँ पंचायत में, कि ऐसा देखा जाता है ना, कि इस बार ओबीसी सीट है, फिर उस बार एससी सीट आ जाएगी, फिर एसटी, तो ऐसा होता है। तो सीट चेंज होती रहती। तो सीटों को आरक्षित करना भी इसका एक कार्य है। स्थानीय निकायों में विवादों का निर्णय लेना। तो इन विवादों के उम्मीदवार की अयोग्यता के मामले भी शामिल होते हैं। जैसे कहीं कोई चुनाव में व्यक्ति जीत गया, पर पता चला वो तो अयोग्य था। अब चुनाव सही, तो कैसे हो गए? अगर वो अयोग्य था, मतलब चुनाव लड़ने के योग्य नहीं था, वो गलत उस क्षेत्र का नहीं था, या उसने गलत डॉक्यूमेंट जमा किए थे, या चुनाव सही से नहीं था, तो उम्मीदवारों की अयोग्यता के मामले में ये देखेगा इसमें निर्णय लेने का अधिकार। स्थानीय निकाय को चुनाव के संचालन के लिए मामला में राज्यपाल को सलाह देगा। तो स्थानीय निकाय के जो चुनाव होंगे, उनके संचालन से संबंधित मामलों में राज्यपाल को सलाह देगा। क्योंकि करवाता तो यही है, पर जो सलाह देकर और जो सिग्नेचर होते हैं वो किसके होते हैं? राज्यपाल के होते हैं। तो क्या यहाँ समझना है कि राज्य चुनाव आयोग जो होगा, राज्य चुनाव आयोग होगा, वो परिसीमन कराएगा, मतदाता सूची तैयार करेगा, सीटों का आरक्षण तय करेगा, विवादों का निपटार भी करेगा अगर वो कौन से होते हैं? उम्मीदवारों की अयोग्यता। दूसरा, राज्यपाल को सलाह भी देगा। वो बताएगा ना राज्यपाल को कि देखो, हमें उत्तर प्रदेश के इस एरिया में, मतलब उत्तर प्रदेश में अभी प्रधानी के चुनाव होने हैं पंचायत के, और उन चुनाव में ये चीजें हैं, वो सारे सुझाव और सारी चीजें, सलाह संचालन का क्या क्या होगा? राज्यपाल को सलाह देगा। अब आ जाओ परिसीमन आयोग पे, जिसकी अभी हम बात ही कर रहे थे। तो हमने सबसे पहले देखा था इसका आर्टिकल ही याद रखना। आर्टिकल क्या है इसका? 82 आर्टिकल है, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब किशोर चंद्र छगनलाल राठौड़ मामला 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्णय दिया है कि परिसीमन आयोग को के किसी भी आदेश के स्पष्ट रूप से मनमाने होने, किसका? परिसीमन आयोग कि किसी भी आदेश के स्पष्ट रूप से मनमाने होने और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं होने पर उनकी समीक्षा का, आदेश की समीक्षा का अधिकार है न्यायालयों को। अब देखो,
कि जैसे हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो केशवानंद भारती में मामले में कहा था ना कि वो किसी भी मामले की जांच कर सकता है केशवानंद भारती मामले में। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा गया कि परिसीमन आयोग भी तो कभी गलत मतलब अस्पष्ट या कुछ मनमाने रूप से गलत दे सकता है निर्णय अपनी रिपोर्ट में, तो उसकी भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो न्यायिक समीक्षा की बात है वो सुप्रीम कोर्ट अपने पास अधिकार रखता है, किसी की भी कर लेता है। तो उसने अब की बार क्या कह दिया है किशोर चंद्र मामले में कि वो अब जो परिसीमन आयोग होगा उसके भी अगर अनुरूप नहीं है उसकी रिपोर्ट तो उसकी भी समीक्षा करेगा। समीक्षा का मतलब देखेगा सही है कि गलत है। अब परिसीमन आयोग के बारे में देखें तो लोकसभा और विधानसभा की सीटों के क्षेत्र में परिसीमन ये करता है। अभी अब अंतर क्या हुआ, अभी जब हमने पंचायत का देखा था तो पंचायत का परिसीमन तो खुद निर्वाचन आयोग ही कर रहा था। पर कौन सा निर्वाचन आयोग, राज्य वाला निर्वाचन आयोग, क्योंकि वो पंचायत से संबंधित था। पर जब परिसीमन आयोग जो 82 आर्टिकल वाला होता है वो किसका करता है कि विधानसभा और जो लोकसभा के बड़े चुनाव हैं ये विधानसभा लोकसभा, तो इनके जो निर्वाचन होते हैं क्षेत्र, उनके निर्वाचन क्षेत्र की भौगोलिक सीमाएं तय करता है। तो कई बार क्या होता है किसी एक शहर ये था पहले, अब हो सकता है उस शहर के क्षेत्र को थोड़ा बढ़ाया गया हो, जनसंख्या कम ज्यादा हुई है, कुछ हिस्सा काटा जाए। तो ये सारी चीजें कौन करता है, भौगोलिक सीमा तय करने का यही परिसीमन आयोग करता है। इसकी जिम्मेदारी क्या है, तो जिम्मेदारी उच्च अधिकार प्राप्त संस्था को सौंपी जाती है। तो परिसीमन कार्य की जो जिम्मेदारी है उच्च एक अधिकार प्राप्त संस्था को सौंपी जाती है। इस संस्था को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग ही कहा जाता है। तो जो रिपोर्ट मतलब ये कहा जाएगा कि करने को उसे ही कहा जाता है डिलिमिटेशन कमीशन, परिसीमन आयोग। आर्टिकल 82 में ही है ये। ऐसी रीति से किया गया है मतलब परिसीमन आयोग का जो प्राधिकार द्वारा, जिसे संसद कानून के माध्यम से निर्धारित करती है। तो परिसीमन जो आयोग के कार्य जो बताए जाएंगे वो कौन कार्य ऐसे होंगे जो संसद बताएगी कानून के द्वारा। तो संसद ने बता रखी है अभी तो क्या है कि निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा तय तय करनी है। अब जो देखते हैं कि भारत में परिसीमन आयोग के बारे में, तो अभी तक 4 बार गठित हुआ है। 4 बार क्या कब गठित हुआ, पहली बार चुनाव हुए थे 52 में, उस टाइम गठित हुआ। फिर 10 साल बाद हुआ। क्यों 10 ही साल बाद हुआ, क्योंकि हर 10 साल बाद ही तो जनगणना होती थी। जनगणना के बाद ही तो क्षेत्र में चेंज किए जा सकते। तो जनगणना अगर 10 साल बाद होती थी तो 10 साल बाद होगा। तो पहला 52 में हुआ क्योंकि चुनाव हुआ था, 51 में जनगणना हुई। फिर जब 61-62 में जनगणना हुई तो फिर उसके बाद क्या हुआ, 63 में क्या हुआ कि परिसीमन आ गया। फिर 71-72 में जब जनगणना होकर रिपोर्ट आई, फिर उसका किया गया 73 में। ऐसे ही 2001 की जनगणना के बाद 2002 में परिसीमन की बात कही गई। तो ये 4 बार अभी तक हो चुका है। 873 से के बाद सीधे 2002 में हुआ था, और उसके बाद अब अभी निर्धारित है जो अब 2026-27 में कहा जा रहा है। तो ये है। तो हमें देखना है कि इंदिरा गांधी के समय के बाद ये रोक दिया गया था, फिर सीधे हुआ 2002 में। तो 72 में इंदिरा गांधी हुआ करती थी, 73 में। तो उसके बाद से सीधे 2002 में। यह कैसा है, सांविधिक सांविधिक निकाय है। कैसा निकाय है, सांविधिक निकाय है परिसीमन आयोग जो है। तो ये आर्टिकल 82 में परिसीमन आयोग के कार्य हैं। तो ये हो गया। और ये कैसा एक सांविधिक निकाय भी, सुप्रीम वो संसद कानून के द्वारा इसका निर्धारित कर रही है कि कैसे होगा क्या होगा। तो परिसीमन आयोग के निर्णय अंतिम माने जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ऐसा कहा जाता है, मतलब लिखा है जो है। उसके बाद है इनके आदेशों की प्रतियां लोकसभा और राज्य विधानसभा, अब चूंकि विधानसभा के चुनाव के लिए भी तो है, तो विधानसभा के समक्ष भी रखी जाएंगी, लेकिन उनमें संशोधन की अनुमति नहीं है। तो अभी इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट जो होगी चुनौती नहीं दी जा सकती, पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, समीक्षा हम कर सकते हैं। तो ये है। परिसीमन आयोग के संरचना देखते हैं। तो अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट के सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए। या तो सेवा में भी काम कर रहा है वो व्यक्ति बन सकता है, या सेवानिवृत्त न्यायाधीश बन सकता है। दूसरा है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा मनोनीत कोई चुनाव आयुक्त जो मुख्य होगा, जो इलेक्शन कमीशन में अपने जैसे 3 मेंबर हैं, तो 3 मेंबर में से एक मुख्य होता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा मनोनीत कोई निर्वाचन आयुक्त, या तो खुद ही मुख्य बैठेगा या फिर उसके द्वारा जो दो अन्य हैं उनमें से कोई मनोनीत कर दिया जाएगा चुनाव आयुक्त। तीसरा है जो
संबंधित राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त, तो राज्य का तो राज्य चुनाव आयोग वाला हुआ, वो इसमें हुआ। तो परिसीमन आयोग की संरचना में क्या हुआ, या तो सुप्रीम कोर्ट का जज या रिटायर्ड जज। दूसरा, इलेक्शन कमीशन, चूंकि अभी इलेक्शन कमीशन है, तो इलेक्शन कमीशन का जो प्रमुख होगा वो, और राज्य के इलेक्शन कमीशन का जो प्रमुख होगा वो। अगर ये नहीं होता है तो कोई मुख्य वाला, अगर देश वाला जो इलेक्शन कमीशन है वो किसी अन्य को भी भेज सकता है जो उसके साथ अन्य काम करते हैं। तो ये हो गया इनकी संरचना। अब अगला है ईवीएम वीवीपैट। तो हम कई बार पढ़ते हैं ईवीएम के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है, तो ईवीएम। और उसके बाद क्या है, वीवीपैट। वीवीपैट क्या है, जो वोट देने जाते हैं तो एक मशीन रखी होती है, उसमें से एक पर्ची निकलती है, जिस वोट पे हम, जिसमें हम वोट दबाते हैं, बटन दबाते हैं, उसी की पर्ची निकलती है कंफर्म करने के लिए। तो ये है। तो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम भारत निर्वाचन आयोग और अन्य बाद 2024 में। तो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ये कई बार एसोसिएशन है जो मतलब काम करते रहते हैं, एनजीओ टाइप का। तो रिफॉर्म ने और भारत के निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम में डाले गए वोटों के साथ वीवीपैट पर्ची के 100% क्रॉस सत्यापन कराने वाली मामले जो याचिकाएं थी उन्हें खारिज कर दिया। मतलब इनका ये कहना था कि जितने ईवीएम पे वोट पड़ते हैं उन सबको क्रॉस वेरीफाई करो हर एक पर्ची के साथ। तो फिर बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा ही करेंगे तो फिर बीवी जो हम ईवीएम यूज कर रहे हैं उसका फायदा ही क्या रहेगा। तो ये है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है ईवीएम एक पोर्टेबल माइक्रो कंट्रोलर आधारित उपकरण है जो चुनाव प्रक्रिया को आधुनिक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो हमने सबने देखा ही होता है ईवीएम को। इसे भारतीय निर्वाचन आयुक्त, कौन सा निर्वाचन आयुक्त, भारतीय निर्वाचन आयुक्त ने इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत जो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लिमिटेड है, वेल जैसे बेल जैसे कहते हैं, वेल नहीं है बेल, वो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक वाला है, हैवी वाला बेल। ये क्या है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा मिलकर विकसित किया गया है इसे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है वो रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो जो इसे डेवलप किया, तो ऐसा नहीं किसी प्राइवेट कंपनी ने किया ना, इसे किया है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो सब की सब क्या है, पब्लिक सेक्टर से संबंधित। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अब जो भारत इलेक्ट्रॉनिक है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है और रक्षा के उपकरण भी बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है वो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करती है। तो दोनों ही पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, मतलब पब्लिक सेक्टर की संस्थाएं। तो इनके द्वारा ये किया गया। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड परमाणु ऊर्जा विभाग के। 2017 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान पहली बार ईवीएम और वीवीपैट का उपयोग किया गया था। कब, 2017 में गोवा चुनाव विधान चुनाव के दौरान पहली बार ईवीएम के साथ वीवीपैट का, ईवीएम तो यूज होती थी, उसके बाद अब वीवीपैट का उपयोग 2017 में किया गया था। 19 में लोकसभा चुनाव के साथ वीवीपैट का पूरी तरह से उपयोग किया गया था। कब, 2019 में। तो ये तो खैर नहीं आएगा कि ऐसा कब किया गया था। मेन बात है ये पूछा जा सकता है कि किसने इसे डेवलप किया था। तो एक बेल ने किया था, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और एक परमाणु ऊर्जा विभाग के इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किया था। अब बीबीएम जो ईवीएम और वीवीपैट का विकास क्रम कैसे रहा था। तो 82 में केरल में विधानसभा चुनाव हुए थे, उनमें पहली बार ईवीएम को एक ट्रायल के रूप में चेक किया गया था। तो 1982 में केरल के विधानसभा चुनाव में ये किया गया था। फिर क्या हुआ, तो सबसे ऐसे समझ सकते हैं, केरल सबसे शिक्षित वाले एरिया में रहता है, तो उसी एरिया में सोचा गया क्यों ना एक कंप्यूटर की मशीन लगा के वोट डलवाए जाए। तो ईवीएम डलवाए से याद करने के लिए समझ सकते हैं। तो वहां पे ही सबसे पहले कराए थे। फिर 89 में ईवीएम के उपयोग की अनुमति के लिए लोकसभा में अधिनियम जो था, लोकसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करना पड़ा। क्यों संशोधन करना, क्यों पहले जो बैलेट पेपर होते थे पर्ची वाला, वो पहले चलता था, तो वो इस अधिनियम के अंतर्गत चलता था, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। अब इसमें संशोधन करना पड़ा ईवीएम के लिए, तो कब किया, 89 में किया था। और 89 के आसपास ही वो सरकार में बदलने का क्रम जारी हुआ था। तो उसी क्रम में ये ईवीएम भी था, मतलब उस टाइम ये ईवीएम यूज होने लगा था। 2004 में आम चुनावों में पहली बार ईवीएम का उपयोग किया गया, तब से सभी चुनाव में ये इस्तेमाल किया था। 89 में उपयोग के लिए संशोधन किया गया था, पर चुनाव में जो पहली बार उपयोग किया गया था 2004 के चुनाव में। 13 में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी बनाम
भारतीय निर्वाचन आयोग बाद में वीवीपैट इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया था, कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि निर्वाचन आयोग वीवीपैट का यूज करेगा। वीवीपैट तो वही वो पर्ची निकलती है जो कंफर्म करने के लिए, उसका यूज कंफर्म कर दिया था कि उसका यूज भी साथ में ईवीएम के करना पड़ेगा। 2019 में चंद्रबाबू नायडू, जो अभी क्या आंध्र प्रदेश वाले, तो एन चंद्रबाबू नायडू और अन्य बनाम में ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि विधानसभा या असेंबली में सेगमेंट में 5 ईवीएम का वीवीपैट से अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। मतलब कम से कम 5 ईवीएम तो ऐसी होंगी कोई सी जिनका वीवीपैट से सत्यापन किया जाएगा, कि विधानसभा और असेंबली में भी। तो ये इनने बात करी है। अब ईवीएम में निम्नलिखित 3 यूनिट शामिल होते हैं। तो एक होता है बैलेटिंग यूनिट, इसका उपयोग वोट डालने के लिए किया जाता है। 16 बटन का एक कीबोर्ड की तरह कार्य करता है। तो एक ऐसा देखा होगा मशीन, तो उसमें ऐसे 16 बने होते हैं खाने वाले, तो उसमें सबके नाम लिखे होंगे, इधर बटन होता है, तो वो हो गया क्या, बैलेटिंग यूनिट। फिर होता है कंट्रोल यूनिट, इसे मास्टर यूनिट भी कहते हैं, जो मतदान पीठासीन अधिकारी के पास रखे होता है, मतदान अधिकारी के पास कंट्रोल यूनिट। फिर वोटर वेरिफिकेशन और पेपर ऑडिट ट्रेल, तो ये फुल फॉर्म भी आ सकती है कि वीवीपैट की फुल फॉर्म क्या है, तो वोटर वेरीफाइबल, तो वेरीफाइबल है ना ये वाली, क्यों वेरीफाई करना है वोटर को, तो वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल, तो पेपर मिलेगा तो पेपर ऑडिट ट्रेल, ईवीएम का ये घटक है और ये पर्ची मिल जाती है, तो पूर्ण पारदर्शिता बनती रहेगी, ये है। तो ईवीएम के अगला है ईवीएम वीवीपैट के लाभ क्या होंगे। तो देखो, यह बैटरी से चलता है। पहली बार बाहरी सप्लाई की आवश्यकता नहीं होती है। अगर बाहरी सप्लाई की आवश्यकता नहीं है तो बैटरी नहीं ले जानी है उसके पास बार बार, तो वो अपने स्वतः मोबाइल की तरह चार्ज हो जाएगी। अवैध मतदान की संभावना नहीं है, क्योंकि उतने ही वोट पड़ेंगे जितने उसमें क्या है, पहले से रजिस्टर है, मतलब जितने कैंडिडेट हैं, और उन कैंडिडेट और जिस वीवीपैट में जिस जिस एरिया में, तो उतने ही तो वोट पड़ेंगे जितने उस एरिया में वोटिंग है, तो ज्यादा अवैध मतदान नहीं पड़ेंगे। वरना पर्ची वाले में क्या था, कितनी भी डाल दो, तो ये गलती होती थी। यह प्रति 4 मिनट से अधिक वोटों की अनुमति नहीं देता। प्रति मिनट 4 से अधिक वोट, जैसे होता है ना कभी कभी कि कब्जा कर लिया बूथ कैप्चरिंग वाले में, तो वो बटन दबाते रहे जल्दी जल्दी करके, पर इसमें वो भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रति मिनट केवल 4, ज्यादा से ज्यादा है वो भी, वोट डल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं डलेंगे, जिससे बूथ कैप्चरिंग रोका जा सकता है। कंट्रोल यूनिट पर क्लोज बटन दबाने के बाद मतदाता मतदान की कोई संभावना नहीं रहती। मतलब कंट्रोल यूनिट जो जहाँ किसके पास होता है, कंट्रोल यूनिट जो बैठे अधिकारी होते हैं उनके पास, जो वहीं कमरे में, अब वो जैसे ही क्या करेंगे, क्लोज बटन दबा देंगे, उसके बाद मतदान होगा ही नहीं उसमें कोशिश के बाद भी, तो वो भी खत्म हो जाएगी संभावना। दूसरा, ईवीएम की गलत तरीके से पूर्व प्रोग्रामिंग करने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि कंट्रोल से संचाल मतलब कंप्यूटर से संचालित नहीं है, ना इसमें कोई ऐसी चिप है माइक्रो चिप के रूप में जैसे हैक किया जा सके, तो पूर्व प्रोग्रामिंग इसमें नहीं की जा सकती है। तो ये इसके लाभ थे। अब एक अगला आर्टिकल है आचार संहिता के लिए, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होते हैं वो आदर्श आचार संहिता। तो अभी इस साल चूंकि चुनाव हुए थे, तो चुनाव वाले इस साल में ये हमेशा आचार संहिता क्या रहती है, चर्चा में रहती है। तो आचार संहिता क्या होती है, तो जैसे लिखा है आचार मतलब आचरण से संबंधित, तो आचरण से संबंधित कुछ नियम होते हैं, जैसे कहीं बोर्ड पे लिखा है कि यहाँ नहीं थूकना, ये काम नहीं करना, ऐसा, तो वो संहिता है, मतलब नियम कायदे हैं, तो उन्हें फॉलो करना होता है। वैसे ये आचरण यहाँ पे सही रखना होता है, तो कैसा, आदर्श आचरण, तो आदर्श आचार संहिता। तो भारतीय चुनाव आयोग ने राजनीतिक दल और उनके प्रतिनिधियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नैतिक रूप से उपयोग करने का निर्देश दिए गए थे। मतलब चुनाव आयोग ने कहा था कि जो चुनाव के टाइम राजनीतिक दल है वो क्या करें, उनके प्रतिनिधि सोशल मीडिया पर नैतिक उपयोग करें। नैतिक का मतलब क्या, कोई गलत खबर और गलत तरीके से प्रचार ना करें। ये निर्देश लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत मिलने के बाद जारी किए गए थे। क्योंकि जो आदर्श आचार संहिता जब बनाई गई थी, तो इसका नॉर्मल, तो इंटरनेट तो था नहीं, तो इंटरनेट को सोच के इसमें कायदे थे नहीं, तो हुआ क्या, अब इंटरनेट हो गया, अब रोड पे तो ये आदर्श आचार संहिता पालन की जाती है समाज में, पर इंटरनेट पर कभी कभी डाल दिया जाता है गलत समाचार, गलत दूसरे के बारे में भ्रामक चीजें, तो उन पे भी शिकायतें मिलने के बाद रोक लगाने की बात कही थी। अब आदर्श आचार संहिता के बारे में देखते हैं, तो इसकी शुरुआत भी कहाँ हुई, जहाँ ईवीएम की शुरुआत हुई केरल में ही 1960 में शुरुआत हुई। तो 1960 में केरल राज्य के जो विधानसभा चुनाव थे,
कहाँ पे, सीधे लोकसभा में नहीं, पहले केरल राज्य की विधानसभा में सोचा गया क्यों ना एक आचार संहिता बनाए ताकि चुनाव अच्छे से हो सके। तो 1960 में ऐसा सोचा गया था। यह राजनीतिक दलों के साथ आम सहमति, कैसे, राजनीतिक दल खुद से आम सहमति लेंगे, उसके बाद सहमति से भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित निर्देशों का एक सेट है, जैसे लिखा होता है ना कहीं ऑफिस वगैरह में जाते, ऐसा पेपर में लगा होता है दीवार पे, निर्देश दिए होते हैं कि ये निर्देश पालन करने, तो वही निर्देशों का सेट है। इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी रखा जाता है। राजनीतिक दल हों, उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रण करने के लिए जारी किया था, क्योंकि उम्मीदवार कभी कभी आचरण नियंत्रण से बाहर कर देते हैं, ऐसा कि हम देखते ही हैं, उनको भी कंट्रोल रहेगा। तो भारतीय निर्वाचन आयोग संविधान के आर्टिकल कौन सा है, 324 से अपना अधिकार प्राप्त करता है प्राधिकार। तो निर्वाचन आयोग जैसा अभी हमने देखा था 324 से 329 तक है, तो उसमें ही इन्हें अधिकार प्राप्त होते हैं 324 में। इस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग को संसद हो, राज्य के विधानमंडल हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति, इनके भी तो चुनाव यही कराते हैं, कि चुनाव का संचालन, निर्देश, नियंत्रण की पूरी जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि संविधान में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अगर सबने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी या पॉलिटी पढ़ी होगी, तो क्या मिलेगा हमें वहां पे, तो लक्ष्मीकांत में या इनमें कहीं आर्टिकल में ये चर्चा नहीं मिलती मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, आर्टिकल 50 में कि 82 में कि 100 में, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो 1960 में आए थे कि ना केरल में, तो आर्टिकल में नहीं होंगे। और जब अगर आर्टिकल में नहीं होंगे तो संविधान में उल्लेख की कोई बात ही नहीं होगी इसमें। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी किन पर लागू होता है, तो सभी राजनीतिक दलों पर, उनके उम्मीदवारों पर, पोलिंग एजेंट होते हैं, हर जो होती है एक क्या पार्टी, दल, उनके पोलिंग एजेंट होते हैं, सत्तारूढ़ सरकार और सभी सरकारी कर्मचारियों पर भी लागू होता है। तो कर्मचारी भी तो सरकारी है, तो इन सब पे लागू होता है, किसी ऐसा नहीं केवल दल पे होता है। लागू करने के बाद प्रतिबंध क्या क्या लगते हैं, अब मेन तो मकसद यही आता है मेन मन में, कि क्या क्या प्रतिबंध होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार चुनाव से एक रात पहले कह रही है कि अगर हम जीत जाते हैं तो हम सबको रुपए देंगे या सबको ये योजना का लाभ देंगे। तो कोई नई नीति, कोई नीति, परियोजना या योजना घोषित नहीं की जा सकती है जब तक एमसीसी लागू है। तो मतदान, जो मतदान को प्रभावित करे, तो कोई नई नीति, परियोजना ऐसी घोषित नहीं कर सकते हैं कि चुनाव से पहले कोई ऐसा दे दिया लालच वाली चीज, तो वो नहीं हो सकता। दूसरा क्या है, सरकारी कोष से धन के उपयोग कर विज्ञापन जारी करने पर रोक है। तो सरकारी को सरकार ये भी तो कर सकती है, सरकार के पास तो पूरा सभी रुपए रखा है। तो सरकार ऐसा नहीं करेगी कि सरकारी कोष से धन का उपयोग करके विज्ञापन अपने करेगी। सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों में किसी भी तदर्थ नियुक्ति पर रोक होगी। तो सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम जैसे होते हैं ना, सरकार जाने वाली है तो किसी की नियुक्ति करके सोचा चले जाए, या जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, जो पब्लिक सेक्टर की, वहां पे कुछ कर दें, तो किसी नई नियुक्ति नहीं होगी। तो तद किसी भी तदर्थ नियुक्ति जो होती है टेम्परेरी वाली, उनकी नियुक्ति नहीं होगी, जो नियुक्त होकर ही आएंगे। दूसरा है, अगला, समाप्त मतदान जो समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पहले 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकों पर रोक लगा दी जाएगी। मतलब 24 घंटे होते तो 2 दिन पहले से क्या कर दिया जाएगा, सार्वजनिक बैठकें भी बंद कर दी जाएंगी मतदान समाप्ति के निर्धारण से पहले ही, मतदान जब होना होता है उससे पहले ही। चुनाव प्रचार के लिए परिवहन, मशीनरी जैसे सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल पर प्रतिबंध हो जाएगा, मतलब चुनाव प्रचार के लिए सरकारी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। मंत्री या उम्मीदवार विवेकाधीन निधि से कोई अनुदान भुगतान नहीं कर सकते, ऐसा कि हमने इसी में देखा, कोई योजना और ये सब नहीं ला सकते हैं। तो ये है एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। लागू रहने की अवधि अब देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है अवधि। तो यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने से लेकर परिणाम तक होता है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा क्या मतलब, ऐसा आता है ना कि इस बार चुनाव इस तारीख को निर्वाचन आयोग ने घोषित कर दिए गए हैं, तो उस तब से ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा जैसे ही हो जाएगी, इस दिन चुनाव होंगे, उससे लेकर जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये आचरण का पालन करना है, तो घोषित होने तक। उसके बाद है, उल्लेखनीय है कि इस अवधि में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने हरवंश सिंह जलाल बनाम भारत संघ मामले में सही ठहराया था ये वाले टाइमलाइन को, तो कि ये अवधि बिल्कुल सही है कि चुनाव की घोषणा से लेके
तिथि तक, कब, जब वोट खुलते हैं। उल्लंघन के परिणाम क्या होंगे? तो इस संहिता का कोई कानूनी आधार तो है नहीं है, तो उल्लंघन का परिणाम, साथ ही इसका उल्लंघन करने पर दंडात्मक उपायों में भी कमी है। इससे इसके क्या होते हैं, समस्या आती है इसे लागू करने में प्रभावी, क्योंकि कोई कानून तो हमने पढ़ा थोड़ी ना है इसके लिए कि कोई कानून आया, संविधान संशोधन हुआ है या कोई बड़ा कानून, तो कोई कानूनी आधार नहीं, इसलिए इसमें क्या होता है, गलतियां भी होती हैं, मतलब गलतियां मतलब इसमें कई बार गलत यूज भी इसका होता है। हालांकि कुछ प्रावधान जो होते हैं भारतीय नागरिक संहिता और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, दो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट जो 1951 है, जैसे कानूनों में दिए गए प्रावधानों के माध्यम से भी लागू किए जा सकते हैं। कि कुछ जैसे प्रावधान है भारतीय नागरिक संहिता, कुछ प्रावधान है भारतीय नागरिक संहिता और जो आरपीए एक्ट है उनमें दिए गए प्रावधानों से भी लागू किए जा सकते हैं। इनमें क्या प्रावधान दिए, तो ये दोनों एक्ट ऐसे हैं जिनमें लगभग लगभग वही चीजें कही गई हैं जो आचार संहिता से संबंधित है। तो आचार संहिता ने यहाँ से कुछ कुछ बातें उठा ली जो लागू कर सकते, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, नागरिक संहिता, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, इनमें अच्छी बातें कही गई। जैसे कि यहाँ से एक बात उठाई गई कि किसी उम्मीदवार के चरित्र व्यवहार के बारे में झूठा बयान नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के 4 में तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये आचरण संहिता का भी, जो आचार संहिता उसका भी उल्लंघन है, और दूसरा ये उल्लंघन है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ये चुनाव से ये अधिनियम संबंधित है। तो 123 में क्या कहा गया है कि किसी के चरित्र व्यवहार पर झूठे बयान नहीं दो, ऐसे बयान जो स्पष्ट नहीं हो सकते हैं, जो साबित नहीं हो सकते, उन झूठे बयानों को नहीं देना। ऐसे किसी नेता के बारे में कह दिया तो चोर है, तो अब ये चीजें गलत हो जाएंगी। भारतीय न्याय संहिता की धारा 172, जो न्याय संहिता थी उसकी धारा 172 के अंतर्गत मतदाता पहचान संबंधी जालसाजी, प्रतिरूपण एक चुनावी अपराध है। मतलब मतदाता पहचान संबंधी जालसाजी, प्रतिरूपण, इनका क्या है, चुनावी अपराध है कि मतदाताओं को फर्जी चीज बना ली, जालसाजी करवा दी, उन्हें कुछ लाभ दे दिया, तो ये सारी चीजें क्या थी, पहचान संबंधी। तो पहचान में जालसाजी और ये करोगे तो ये भी अपराध है। अगला है लोकसभा चुनाव। तो 2014 में 24 में लोकसभा चुनाव हुए अभी। तो लोकसभा चुनाव के बारे में, तो चुनाव प्रणाली, लोकसभा चुनाव के सदस्यों का चुनाव प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत होता है। तो लोकसभा के चुनाव का जो होता है वो कैसे होता है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के द्वारा होता है। इसके तहत लोकसभा के प्रत्येक सदस्य एक भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करता है, भौगोलिक क्षेत्र का, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि अब उत्तर प्रदेश का, ये उत्तर प्रदेश ये इतना बड़ा सा क्या है, उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश वाला एरिया का क्षेत्रफल ही है। अब यहाँ पे प्रादेशिक प्रतिनिधित्व भी तो है कि इसमें एक प्रदेश है, प्रदेश में कई सारों का, कई लोगों का क्या प्रतिनिधित्व है अलग अलग सीटों पर, और प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा प्रत्येक क्षेत्र, जिसे उसका निर्वाचन क्षेत्र कहा जाएगा। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जैसा कि जानते हैं। और जो निर्वाचन को कैसा होगा, एकल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो एकल ही तो सदस्य होता है निर्वाचन क्षेत्र, एक सदस्य चुना जाता है, तो ये भी इस प्रणाली में जो होता है उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त होना चाहिए और उसे निर्वाचित घोषित, बहुमत प्राप्त होना चाहिए, मतलब वो दूसरे से बस एक कदम आगे हो जाए, थोड़ा आगे होना चाहिए, तो बस बहुमत मिल जाए उसे, साबित हो जाएगा। अब है लोकसभा के चुनाव की अवधि। तो क्या होता है, पहली बैठक से 5 वर्ष होता है, मेन बात यही है। वो पूछ लेगा रिजल्ट से 5 वर्ष, शपथ से 5 वर्ष, पहली बैठक से 5 वर्ष, तो कब से, पहली बैठक की तिथि से 5 वर्ष तक कार्यकाल होता है। इसके बाद स्वतः लोकसभा स्वतः ही भंग नहीं हो जाती, और लोकसभा स्वतः भंग हो जाती है, और अगर मतलब कार्यकाल बढ़ता है तो बात अलग है, वरना स्वतः भंग होगी तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद है, हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष पूरे होने से, राष्ट्रपति को 5 वर्ष पूरे होने से पहले ही लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। अब जैसे ही 5 वर्ष दिए हैं, यहाँ पे ये लिखा है कि लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाती है। तो लोकसभा भंग होगी, सदस्य के कार्यकाल भी समाप्त हो जाएंगे। तो ये तो भंग हो सकती थी 5 वर्ष का, पर ऐसा भी तो हो सकता है 5 वर्ष से पहले ही भंग हो जाए। तो लोकसभा, राष्ट्रपति अगर चाहे तो ऐसा भंग कर सकता है, और इसके लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इंपॉर्टेंट है, किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती अगर राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले इसे भंग कर दिया जाता है तो। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति की शक्ति है ना, कि किसी दल को बहुमत नहीं रहा है या विश्वास कुछ जैसी बात है, बहुमत है उसे लगता है नहीं है, तो उसे भंग कर सकता है।
लोकसभा के कार्यकाल को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद के कानूनों द्वारा एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है। और एक एक बार में कैसे 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। दूसरा क्या है, आपातकाल खत्म होने के बाद 6 महीने से ज़्यादा नहीं। जैसे 1975 में आपातकाल जब लागू हुआ था तब 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। तो मान लो जैसे अभी है 2024 तो 25, आज 2025 है, मान लो सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा होता, अब इसे अगर बढ़ाया जाएगा तो 2026 तक ही बढ़ाया जा सकता था अगर ऐसा होता है तो। पर अगर दो आपातकाल समाप्त हो जाए तो 6 महीने में चुनाव कराने ही कराने, मतलब लोकसभा का कार्यकाल 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो ये वाली बात हुई। इसके बाद भाग 15 है, कौन सा भाग, भाग 15। क्योंकि भाग 14 में तो क्या है, लोकसभा जो अखिल भारतीय सेवाएं वगैरह हुई है। और 14 के ए में क्या है, जो क्या आ जाता है, अधिकरण वगैरह है, एनजीटी टाइप के हैं। तो 323 का ए, 323 का बी है, जो वो आ जाएंगे। 15 में क्या है, भाग 15 में 324 से 29 तक चुनाव के बारे में, लोकसभा के चुनाव के बारे में बात कही गई है। अगला है आर्टिकल, चुनाव से ही संबंधित कुछ आर्टिकल है, जैसे 329 का बी एक फेमस है। अब 329 का बी क्या है, तो मतदान प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप रोकने के लिए अनुच्छेद का सहारा लिया गया। तो निर्वाचन आयोग ने एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के संविधान के 329 के बी का उपयोग किया और आयोग ने मतदान प्रक्रिया में न्यायिक हस्तक्षेप रोकने के लिए इसका सहारा लिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट को निर्वाचन आयोग का कहना था कि न्यायालय हस्तक्षेप ना करे चुनाव से संबंधित में, इसके लिए उन्होंने 329 के बी का यूज किया है। अब कहता क्या है कि संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, संसद के कोई भी सदन हो या विधानमंडल हो, तो विधानमंडल में भी विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, के किसी सदन के लिए होने वाले चुनाव केवल निर्वाचन याचिका के माध्यम से ही चुनौती दी जा सकती है। यह याचिका उस प्राधिकारी के समक्ष उस प्रक्रिया के अनुसार प्रस्तुत की जानी चाहिए जो समुचित विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा निर्धारित होता है। मतलब कहने कहने का यह है कि अगर विधानमंडल के चुनाव को केवल निर्वाचन याचिका के माध्यम से ही, मतलब जो निर्वाचन आयोग अगर चाहेगा सरकार के कानून के अधीन रहते तभी चुनौती दी जा सकती है, ऐसी चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये एक बात कही है। पेन्नूसामी निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 1952 में कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आधिकारिक तौर पर चुनाव की घोषणा कर दिए जाने के बाद उसमें हस्तक्षेप कोर्ट नहीं करेगा। इसी वजह से 329 का यूज किया भी निर्वाचन आयोग ने और कहा हस्तक्षेप मत करो इसमें। तो ये वाली बात कही थी। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80 के अनुसार चुनाव याचिका दायर किए बिना किसी भी चुनाव की वैधता को चुनौती या उस पर सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं। तो क्या कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 80 के अनुसार चुनाव याचिका दायर किए बिना चुनाव के सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं, कि चुनाव याचिका जो होगी चुनाव वाले वो दायर करेंगे तब होगी। अब चुनाव याचिका संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय में दायर किया जाती है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब ऐसे तो 500 550 सीटें हैं और आगे चल के अभी 700 800 सीटें हो जाएंगी, तो सबके लिए सुप्रीम कोर्ट में तो केस जाएगा ही नहीं। तो जो चुनाव से संबंधित बात होगी वो उसी जिस राज्य का चुनाव आयोग हो, मतलब जिस राज्य में चुनाव होगा उसी राज्य के हाई कोर्ट के पास जाएंगी। और ये उसका मूल क्षेत्राधिकार होता है। मूल क्षेत्राधिकार का मतलब सबसे पहले मामला यहीं उठ सकता है, तो ये हाई कोर्ट के मूल अधिकार में आता है। तो और इनसे जुड़ी अपीलें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की जा सकती हैं। जब यहाँ पे दायर की जाती है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की जा सकती है, वहाँ पे तो सभी हो सकता है। चुनाव याचिका किसी उम्मीदवार या चुनाव से संबंधित किसी निर्वाचक द्वारा व्यक्तिगत रूप से दायर की जाती है। तो क्या है, उम्मीदवार या चुनाव से संबंधित किसी निर्वाचक द्वारा व्यक्तिगत रूप से, तो यही तो बार बार बात आ रही है, जो ये आ रही है कि कब उठाए जाएंगे। चुनाव याचिका के माध्यम से केस जा सकता है। चुनाव याचिका के माध्यम से या तो उम्मीदवार
या निर्वाचक द्वारा व्यक्तिगत रूप से ही दायर किया जा सकता है। अब निर्वाचक का अर्थ क्या हो गया, उस व्यक्ति से है जो चुनाव मतदान करने का हकदार था, जिससे चुनाव याचिका संबंधित है। मतलब चुनाव में मतदान करने का हकदार था, जिससे चुनाव वो उसी एरिया का था, वहीं से संबंधित था, वो ही ये कर सकता है। तो ये कहा गया। अगला है चुनाव में नामांकन, नॉमिनेशन इन इलेक्शन। तो एक उम्मीदवार को लोकसभा में निर्विरोध चुन लिया गया है। निर्विरोध चुन लिया गया क्योंकि विरोधी उम्मीदवार नामांकन पत्र में खारिज कर दिया था। जो नामांकन ऐसा गुजरात में हुआ था असल में। तो गुजरात में क्या हुआ, एक जो चुनाव लड़ा गया, तो एक व्यक्ति निर्विरोध चुने गए थे। तो निर्विरोध क्यों, क्योंकि जो उनके विपक्ष में लड़ रहे थे, तो जो नामांकन पत्र रिटर्निंग ऑफिसर थे, उनने उनके जो उन्होंने अपना जो एप्लीकेशन दी थी चुनाव लड़ने के लिए, वो खारिज कर दी कुछ कमी के चलते। तो इस वजह से चुनाव के नामांकन की प्रोसेस थोड़ा अभी चर्चा में। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 ये हमेशा बार बार इस वजह से आ रहा है कि चुनाव से संबंधित ये महत्वपूर्ण अधिनियम है। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 में, अब ये धाराएं हमेशा नहीं याद रखनी है, केवल इतना याद हो जाए काफी है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 51 के एक प्रावधान में कहा गया है, ऐसे कह सकते हैं कि वैध नामांकन के लिए अनिवार्य शर्तें परिभाषित किया गया। क्या क्या है, मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के उम्मीदवार का एक प्रस्तावक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक प्रस्तावक भी होना चाहिए उम्मीदवार का, कि अकेला ऐसा थोड़ी ना उम्मीदवार जाए, तो उम्मीदवार के साथ प्रस्तावक भी होना चाहिए। निर्दलीय और गैर मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवार 10 प्रस्तावक लेके जाए। अब मान लो कल को अब बीजेपी का कोई कैंडिडेट जाता है, बीजेपी का कैंडिडेट जा रहा है, तो उसे तो सब जानते ही है, और वो ऐसा धोखाधड़ी में तो नहीं चुनाव लड़ रहा होगा या कांग्रेस का, तो वो एक व्यक्ति को लेकर चला जाएगा अपने साथ, काम चल जाएगा। पर अगर और कोई चुनाव लड़ रहा है, गैर मान्यता प्राप्त निर्दलीय को चुनाव लड़ रहा है, मान लो हम जैसे लोग कोई हम व्यक्ति एक अगर चुनाव लड़ता है, तो क्या हो जाएगा, तो उसे 10 प्रस्तावक लेके जाने पड़ेंगे जो 10 उसका सपोर्ट करेंगे। प्रस्तावक उस संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता भी होने चाहिए, ऐसा नहीं कहीं बाहर से बुला ली, उसी क्षेत्र के मतदाता होने चाहिए। तो ये है। अब लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 में वही धारा आ गई 33 में, नामांकन पत्रों की प्रस्तुति और वैध जानकारी देने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। सारी चीजें, मतलब कैसे नामांकन पत्र जाएगा, क्या क्या जानकारी, सब इसमें बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी में कहा था कि निजता का अधिकार है, कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार को उन मामलों में निजता का अधिकार है जिनका मतदाताओं से कोई सीधा सरोकार नहीं है। मतलब ऐसे कहते हैं ना कि अब गवर्नमेंट का पोर्टल होता है, तो उस पर डालना पड़ता है कि चीजें ये सब की किसने क्या क्या, उनके बारे में कितनी किसके पास संपत्ति है, पर ऐसी चीजें नहीं डालनी जिससे मतदाता का कोई लेना देना नहीं है, सारी जाने। अब संपत्ति है, कितने केस हैं, ये डाले जाते हैं। तो सार्वजनिक जीवन जो है उसका खुद का व्यक्तिगत जीवन, उससे कोई लेना देना नहीं है, तो वो जानकारी नहीं दी जाएगी। आरपीए एक्ट में ही इसमें कहा गया है कि नामांकन की जांच का प्रावधान किया गया है। नामांकन की जांच तो होगी अगर कोई नॉमिनेशन अपना भरता है, उसमें उम्मीदवार द्वारा किए गए विवरण में पर्याप्त खामी के आधार पर उसे खारिज कर दिया जाता है, और ऐसा ही गुजरात में हुआ था। तो ये हमने चुनाव से संबंधित मेन मेन कुछ कुछ आर्टिकल देखे हैं। अब कुछ अगला एक है रीपोलिंग से संबंधित। तो रीपोलिंग क्या है, पुनर्मतदान वाला है। तो निर्वाचन आयोग ने मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश पे क्या हुआ है, पुनर्मतदान कराया है। तो क्यों हुआ है, तो वही लोक प्रतिनिधित्व तो अधिनियम 1951 के तहत पुनर्मतदान का प्रावधान भी है। तो अभी हुआ कहाँ, अरुणाचल प्रदेश मणिपुर, ये तो नहीं आएगा, कहाँ हुआ, मेन आएगा कि पुनर्मतदान के प्रावधान क्या क्या है। तो वे परिस्थिति जिनमें आवश्यक होता है क्या, प्राकृतिक आपदा और हिंसा हो जाए, तो या तो आपदा आ जाए या क्या हो जाए, हिंसा हो जाए। कहीं चुनाव हो रहे थे, हिंसा हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई, तो ये, या कहीं चुनाव हो रहे थे आधे हो पाए तब तक आपदा आ गई, तो ये भी दिक्कत है। तो इधर मणिपुर अरुणाचल में अभी मणिपुर की तो स्थिति वैसे ही खराब है, हिंसा हो रही थी, तो वहां पे दोबारा मतदान की बात कही। या फिर वोटिंग मशीन जो थी भी, जो ईवीएम वगैरह वो नष्ट हो जाए, क्षतिग्रस्त हो जाए, बूथ कैप्चरिंग हो जाए, तो अगर ऐसे मुद्दे आते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक चुनाव को क्या क्या कर दिया जाएगा, दोबारा से वोटिंग होगी। अगला क्या है लास्ट में चौथा, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जो है या क्षेत्रीय दल है कि उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए, तो भी दोबारा हो जाएगा, कि जो उम्मीदवार थे
उनकी मृत्यु हो जाए, तो उम्मीदवार की मृत्यु के कारण भी हो सकता है। तो ये 4 पॉइंट हमें याद रखने कि पुनर्मतदान कब होगा। मणिपुर से याद रख लेना हिंसा। उसके बाद वोटिंग मशीन खराब हो जाए तो नॉर्मल सी बात है, खराब हो जाएगी तो चुनाव विवाद ही होगा, तो उसे दोबारा ही करा दो रीपोलिंग। बूथ कैप्चरिंग हो जाएगी तो भी ये थोड़ा अलग सा है कि उम्मीदवार की मृत्यु अगर हो जाएगी तो भी रीपोलिंग करवा दी जाएगी। अगर चुनाव उम्मीदवार है, अभी जीता नहीं है, ये केवल उम्मीदवार है, उसकी मृत्यु हो जाए तो उसी टाइम तो ये वाली भी एक समस्या, मतलब ये बात कही गई है। अगला है साइलेंस पीरियड। तो साइलेंस जैसे अभी पढ़ा था आचरण आचार संहिता को, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो उसी से संबंधित है। तो लोकसभा चुनाव के तहत राज्यों में किसी चरण में मतदान दिवस के 48 घंटे पहले साइलेंस पीरियड लागू होता है। तो मतदान जब होना होता है उससे 2 दिन पहले क्या हो जाएगा, 48 घंटे पहले साइलेंस पीरियड होता है। वास्तव ये क्या होता है, वास्तव में मतदान के दिन से कुछ समय पहले ही चुनाव पर प्रतिबंध, चुनाव प्रचार होता है तो प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो कितना, 48 घंटे पहले वो प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि बिल्कुल साइलेंस हो जाना है, प्रचार नहीं करना है। साइलेंस पीरियड 48 घंटे पहले शुरू होता है, मतदान समाप्त होने के बाद समाप्त हो जाता है, मतलब शाम को ऐसे मतदान समाप्त हो रहा है उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। वैसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 51 में साइलेंस पीरियड का कोई उल्लेख नहीं है। तो अगर ये पूछ ले साइलेंस पीरियड का उल्लेख है तो ऐसा नहीं है, बस वो संहिता में आ जाता है। आज साइलेंस पीरियड के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए। क्या क्या प्रतिबंध है साइलेंस पीरियड, मतलब वही है, प्रचार नहीं करना है। तो प्रचार में क्या क्या नहीं करना, जैसे टेलीविजन या किसी अन्य डिवाइस का उपयोग करके किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार या मनोरंजन, संगीत, इनके माध्यम से चुनाव प्रचार पर रोक लगा, मतलब टीवी पे ही देने लगे। मान लो अब मैदान में नहीं दे पा रहे तो टीवी पे प्रचार करने लगे, मोबाइल पे प्रचार करने लगे, फेसबुक, इंस्टा, तो ये सारी चीज़ों पर रोक लगा दी जाती है। तो पहली चीज़। दूसरा क्या है, एग्जिट पोल। धारा 126 कह रही है ए एग्जिट पोल आयोजित करने और प्रिंटिंग मीडिया का उपयोग करके एग्जिट पोल के परिणाम प्रकाशित करने पर रोक लगाता है। जैसे हम देखते हैं ना, एग्जिट पोल आ जाते हैं चुनाव से पहले ही टीवी पे चलने लगता है चुनाव, मतलब जैसे ही वोट रोक खत्म होता है अगले दिन 1-2 दिन बाद आने लगता है कि एग्जिट पोल कौन जीतेगा, अनुमान वो लगाते। तो चुनाव से वोट पड़ने से पहले वो एग्जिट पोल नहीं दे सकते, हमेशा बाद में देंगे, क्योंकि अगर पहले दे देंगे तो सोचो इंसान प्रभावित हो जाएगा ना कि वो पार्टी जीत रही तो उसे ही अब दे दो जब जीत ही रही है। तो एग्जिट पोल आयोजित करने, इन सब पे भी 48 घंटे पहले और मतलब ये साइलेंस पीरियड में ये भी हो जाता है कि एग्जिट पोल भी नहीं आ सकते हैं, चुनाव के बाद आएंगे ये। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चुनाव के संबंधित कोई ओपिनियन, वो अब फेसबुक और ये व्हाट्सएप वगैरह यूज कर रहे हैं, उन पर नॉर्मल तो डालेंगे ही प्रत्याशी की, ये प्रत्याशी खड़े हैं, ये सब, उन वो प्रचार नहीं है। प्रचार का मतलब है थोड़ा परिवर्तन करने का तो ओपिनियन पोल प्रदर्शित करने पर रोक लगा दी जाती है। जो ओपिनियन पोल का मतलब क्या होगा कि अपना अपना मत दो, किसे वोट देने जा रहे हो, वोटिंग चल रही है ऑप्शन में, जैसे होता है ना क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, तो ये वाली, तो ओपिनियन पोल प्रदर्शित करने पर भी रोक लगा दी गई है। तो ये है। अगला है एक उम्मीदवार अनेक निर्वाचन क्षेत्र, वन कैंडिडेट मल्टीपल कॉन्स्टिट्यू, जो कॉन्स्टिट्यूशनरीज होती हैं तो उनमें देखा, मतलब निर्वाचन क्षेत्र होता है। तो संविधान ने संसद को चुनाव आयोजित करने के तरीकों को विनियमित करने का अधिकार दिया है। संसद ने क्या दिया है, चुनाव आयोजित करने के तरीके को विनियमित करने का अधिकार दिया है संसद को, संविधान ने। संसद क्या करेगी, चुनाव आयोजित करने के तरीकों को बदल सकती है, चेंज कर सकती है। इसलिए किसी उम्मीदवार द्वारा अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से संबंधित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किए गए हैं। तो ये जो प्रावधान है सारे चुनाव के 51 में ही है, इसी प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत। तो इसलिए किसी उम्मीदवार द्वारा अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के जो प्रावधान है इसी में दे दिए गए। तो चूंकि संसद चुनाव से संबंधित तौर तरीके का विनियमित करती है, संसद ने इस अधिनियम के तहत ये कर रखा है। तो उसमें ये कहा गया है, जैसे चुनाव में कैंडिडेट लड़ते हैं ना एक दो जगह से, जैसे राहुल गांधी जी द्वारा इस बार लड़े गए थे, मतलब दो सीटें फेमस रही थी, तो उन्होंने यूपी की सीट को अपना लिया था और केरल की सीट को छोड़ा था। ऐसे ही मोदी जी मान लो 2 सीटों से लड़ रहे हैं कोई भी, तो 1-2 सीटों से लड़ते हैं, 2-2 से, तो वो वाली चीजें हैं इसमें। अब अधिनियम के तहत 1996 तक किसी उम्मीदवार के लिए निर्वाचन संख्या में कोई सीमा नहीं थी, मतलब जितने चाहो आराम से
हर एक जगह से चुनाव लड़ सकते हो, 4-5 आराम से जाओ। तो ये था। उसके बाद क्या हुआ, बाद में ये सीटें की संख्या 2 सीटें कर दी गई अनुमति। अब वर्तमान में कितना है, तो इसी प्रतिनिधित्व अधिनियम में अनेक जो निर्वाचन क्षेत्र थे उनको हटा के अब 2 सीटों पर अनुमति दे दी गई है इसी अधिनियम के अंतर्गत। 96 तक कोई सीमा नहीं थी। 96 के बाद इसमें संशोधन किया गया और 2 की सीमा करी गई। 96 में संशोधन के बाद ये जोड़ा गया कि उम्मीदवार पहले उम्मीदवारों के लिए कोई सीमा नहीं थी 96 से पहले। फिर क्या हुआ, 51 में धारा जोड़ी गई, कोई उम्मीदवार एक से अधिक जो होंगी सीटों पर निर्वाचित हो जाता है तो एक सीट को छोड़कर दूसरी सीट को उसने त्याग देना होगा, एक सीट को रखेगा, दूसरी सीट को त्यागेगा। इस प्रकार यदि कोई उम्मीदवार 2 सीटें जीतता है तो रिक्त सीट हो जाएगी और उस पर फिर दोबारा से चुनाव होंगे, और उन्हें ही क्या कहा जाता है, उपचुनाव कहा जाता है। अगला है होम वोटिंग। होम वोटिंग का क्या मतलब हुआ, तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने 2024 के आम चुनाव में होम वोटिंग की सुविधा प्रदान करी थी। होम वोटिंग में क्या है कि आदर्श वाक्य था, कोई भी मतदाता पीछे न छूटे। जैसे कुछ लोग हैं वो मतदान देने नहीं कर सकते हैं मतदान, तो उनके लिए कोई पीछे ना छूटे, कोई भी मतदाता पीछे न छूटे, इसके लिए होम वोटिंग शुरू करी थी। अब इसके बारे में देखते हैं। तो यह सुविधा मतदान कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मचारियों की देखरेख में मतदाता के घर से मतदान कराया जाएगा। मतलब कुछ कर्मचारी और जाएंगे, वो लोग घर से कराएंगे, और गोपनीयता का भी ध्यान रखा जाएगा। ऐसा नहीं कि गोपनीयता ना हो, पूरी गोपनीयता भी रहे। अब कौन इसमें शामिल होंगे, जैसे कि जो कम से कम 40% या उससे अधिक दिव्यांग हैं व्यक्ति, तो दिव्यांगजन जो पीडब्ल्यूडी वाले होंगे वो 40% बेंचमार्क है कम से कम। इसके बाद इतने होंगे तो वो क्या होंगे, इस योग्य हो जाएंगे कि वो घर से मतदान कर सकते हैं। तो पहला होगा, कब योग्यता होगी, 40%। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति 85 एज का हो जाए, तो 85 प्लस का हो, तो वो वरिष्ठ, ज्यादा वरिष्ठ माना जाएगा, तो उसके व्यक्ति को भी घर से मतदान की अनुमति हो। अब यही प्रावधान पूछे जा सकते हैं कि क्या प्रावधान किए गए थे सरकार के द्वारा, तो मतलब ये चुनाव आयोग की, तो एक तो 40% का बेंचमार्क था, 85 एज था। अब यही एज घुमा के दे देगा 80, 75, 72, 65 ऐसा। मतदान को समावेशी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने कुछ कदम भी उठाए, जैसे जम्मू कश्मीर और उधमपुर में रहने वाले कश्मीरी जो विस्थापित थे उनके लिए फॉर्म एम को बोझिल प्रक्रिया को समाप्त करके इसमें मतदान को आसानी कर दिया गया। मतलब इसमें क्या हुआ, उन्हें कोई फॉर्म वगैरह वहाँ पे जो हुआ करती थी पूरी प्रोसेस, उससे के आसान कर दिया गया। आयोग ने स्वीप जो कार्यक्रम था उनका, स्वीप में दिव्यांग जनों के लिए स्वीप क्या है, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड एलिमेंट्री पार्टिसिपेशन, व्यवस्थित मतदान, शिक्षा और चुनाव भागीदारी। तो उस स्वीप अपने कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्यांगों जनों को सम्मिलित करने का फैसला लिया है, दिव्यांगजनों को सम्मिलित करने का। साथ ही आयोग ने दिव्यांगजनों के मित्र परिवार और इन सबको आदि को भी संवेदनशील बनाया जाएगा। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा समावेशी, समावेशी होने सबको लेके चलना है भैया। तो दिव्यांगजनों, उनके सारे जुड़े लोग, तो वो सब है। उसके बाद प्रस्तावित बहुनिर्वाचन क्षेत्र रिमोट इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन। तो इसमें क्या है, ये प्रवासी मतदाताओं को उनके मौजूदा निवास स्थान से अपने मत का प्रयोग करने में सक्षम बनाएगा। तो ये क्या होगा, रिमोट, जैसे दूर से, प्रवासी तो विदेशों में रह रहे हैं तो वहां से वो वोट कर देंगे। तो प्रस्तावित बहुनिर्वाचन क्षेत्र में रिमोट, अभी ये प्रस्तावित है, तो ये प्रस्तावित अभी हुआ नहीं है, तो ऐसा भी कहा है आगे होगा। मतदान डाक मतपत्र, तो ये डाक मतपत्र भेजने की अनुमति देता है। इसमें क्या होगा, निम्नलिखित मत कौन कौन भेज सकता है, विशेष मतदाता कोई होंगे, सेवा पे होंगे, या इलेक्शन ड्यूटी पर ही तैनात है, जो तैनात होंगे वो भी मतदान भेज सकते हैं। तो विशेष मतदाता सेवा में और ये आ जाएंगे। मतदाता जो प्रोएक्टिव डिटेंशन के अधीन है, जो प्रोएक्टिव डिटेंशन के अधीन नहीं होते, कि उन्हें पहले से ही बैठा लिया जाता है तो कि अपराध ना कर सके, तो डिटेंशन में है, तो वो वाले व्यक्ति भी अपना डाक से दे सकते हैं। प्रॉक्सी वोटिंग, इसके तहत पंजीकृत निर्वाचक अपने मतदान का अधिकार स्वयं द्वारा नामांकित प्रतिनिधि को सौंप सकता है, और यह सुविधा केवल सेवा मतदाताओं के लिए ही उपलब्ध है। यह सेवा केवल सेवा मतदाताओं के लिए ही उपलब्ध है। से इनमें क्या होगा, जैसे पंजीकृत निर्वाचक होगा, जो पंजीकृत निर्वाचक होगा जिसका वोट है, वो अपने मतदान का अधिकार स्वयं द्वारा नामांकित किसी प्रतिनिधि को सौंप सकता है।
इसे ही कहते हैं प्रॉक्सी वोटिंग, कोई और वोट कर रहा है उसकी जगह पे। और ये किसी सबके लिए नहीं, सेवा मतदाताओं मतलब कुछ मतदाताओं के लिए। अब सर्विस वोटर यानी सेवा मतदाताओं में कौन कौन शामिल है, ये जो कुछ मतदाता है, तो या तो सशस्त्र बल हो सकते हैं, वो खुद वोट नहीं दे पा रहे, नामांकित व्यक्ति दे सकता है, या फिर पुलिस वाले व्यक्ति हो सकते हैं पुलिस सेवा में, या फिर वह व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन, भारत से बाहर किसी पद पर कार्य है, भारत सरकार का ही किसी पद पर कार्यरत है, तो ये हो सकता है। या फिर उस बल का सदस्य जिस पर सेना अधिनियम 1950 लागू हो, तो सेना से संबंधित मेन है सारे चीज, सेना से संबंधित, तो ये लोग इसमें हो सकते हैं। अब एक फॉर्म 17C काफी चर्चा में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी इसमें मामला गया था। फॉर्म 17 है क्या, जब व्यक्ति कोई चुनाव लड़ता है तो चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति और अपोजिशन सबको फॉर्म 17 मिलता है। इसमें काफी सूचना होती, जैसे मतदाताओं की सूची, कौन निर्वाचक है, कौन मतदाता है, अनुमति कौन, मतलब सारी चीजें इसमें जो चुन उस क्षेत्र के वोटिंग से होती है वो होती है। तो निर्वाचन नियम फॉर्म 17 के डेटा के मतदान अधिकारियों के अलावा किसी अन्य को साझा करने की अनुमति नहीं देता। ये कहता है केवल 17C उसे मिलेगा जो मतदान अधिकारी होगा, और मतदान अधिकारी या फिर जिसने चुनाव का जो विपक्ष में होगा उसे मिलेगा, आम के लिए नहीं होगा। तो इसके लिए अभी करंट में भी चल ही रहा है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में रेट गई थी कि ये सार्वजनिक कर देना चाहिए, तो ऐसा मना कर दिया गया अभी चुनाव आयोग के द्वारा। तो फॉर्म 17C 61 के तहत जो नियम बनाए गए थे 1961 में बनाए गए थे, इसमें क्या क्या होगा 17 जी में, तो पहला जो भाग होगा उसमें जो मतदाताओं की जानकारी होगी, कौन कौन से मतदाता पात्र हैं। दूसरा होगा निर्वाचकों की संख्या कितनी है। फिर होगा मतदान अधिकार का उपयोग न करने का निर्णय लिया है, मतलब ऐसे मतदाता जिन्होंने लिया है कि मतदान नहीं करेंगे, ऐसे मतदाता जिन्हें मत देने की अनुमति नहीं दी गई है, मतदाता है पर मतदान देने की अनुमति किसी वजह से नहीं दी गई है, तो ये सारी चीजें फॉर्म 17C में होंगी। दूसरे भाग में प्रत्याशी का नाम होता है और प्रत्याशियों के जो प्राप्त हुए कुल मत है, क्योंकि ये विपक्ष वाले व्यक्ति को भी दिया जाता है, सत्ता वाले व्यक्ति जैसे जितनी सीटें होती, तो प्रत्याशी का नाम होगा और जो जीते हैं प्रत्याशी उन्हें कितना वोट मिला, कितनी सारी चीजें होंगी। अगला है ब्रेल साइलेंस, वो साइनेज वाला। ब्रेल तो जानते हैं ब्रेल लिपि होती है, जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनके लिए ब्रेल होता है। तो ब्रेल साइनेज क्या है, कि जहाँ निर्वाचन आयोग ने क्या किया, पौंडुचेरी में ऐसा किया था, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। पौंडुचेरी में निर्वाचन आयोग ने मतदाता केंद्र थे जहाँ ईवीएम लगी थी, वहाँ अंग्रेजी और तमिल में ब्रेल साइनेज लगाए थे, ताकि दृष्टिबाधित जो लोग हैं वो गोपनीयता के साथ इसका उपयोग कर सकें। वहाँ पे ब्रेल से था, वो आसानी से मतलब वो मशीन पे हाथ रख के पता कर सकते हैं कि किसे वोट देना है, क्या चीज़ है। तो ये भी 61 के नियम के तहत इसका प्रावधान कर किया गया अलग से। तो ये है, तो हमने पहला जो आर्टिकल, जो पहला पार्ट था 8 चैप्टर है उसमें से पहला चैप्टर देख लिया है, जो किससे संबंधित था, चुनाव से संबंधित है। अगली वीडियो में पार्ट 2 में हम देखेंगे दूसरा पार्ट, तो चैप्टर नंबर 2।